चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी करना, और इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। जब क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल को रेयर करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या हो गया, जब हम खेती बाड़ी तो करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख कर खेती बाड़ी जो करते हैं, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो करंट में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमने क्या ध्यान रखना होता है कि एक ऐसा मेथड होता है फार्मिंग का, खेती बाड़ी का एक ऐसा मेथड है जो कि मीट करता है करंट फूड नीड्स को। जो आज जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा फूड की भी ज़रूरत है, ताकि ऐसे तो बहुत सारा हंगर इंडेक्स अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भूख से मर भी रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं, और बीपीएल से भी नीचे हैं। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, लोग हैं तो जिनको 2 वक्त का भी खाना नहीं मिलता। तो उसमें क्या होता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर तो हमें करना है क्योंकि हमें फार्मिंग के थ्रू फूड प्रोड्यूस करना है, फूड का प्रोडक्शन करना है। लेकिन उसमें हमने क्या करना है कि फूड की प्रोडक्शन तो करनी है, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए टू मीट देयर ओन नीड। आज की अपनी ज़रूरत के लिए हम फ्यूचर जनरेशन आने वाली उनकी जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है, पोल्यूशन नहीं करना है। तो इसमें क्या है, इट में इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल डिज़ाइन टू अचीव बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल हेल्थ। जब हम किसी भी तरह की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल चाहे डेवलपमेंट हो या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, तो उसमें खासकर 3 बातों का तो ध्यान रखा जाता है। एक तो सोसाइटी का, कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की भी डेवलपमेंट करनी है। जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, जहाँ एग्रीकल्चर की बात आती है, तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। दूसरा इकॉनमी पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, उससे बेनिफिट्स होने चाहिए, और प्लस इन्वायरमेंट पर उसका क्या, सराउंडिंग पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से बेनिफिट्स क्या होंगे, हम क्या अचीव कर पाएंगे। तो कुछ क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे, प्लस मिनिमाइजेशन होगी इन्वायरमेंट के जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट पर एग्रीकल्चर के थ्रू ही, उस पर उसके इम्पैक्ट मिनिमाइज होंगे, कम होंगे कम से कम। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पर जो रिस्क हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो रिड्यूस होंगे, रिसोर्सिस का ऑप्टिमाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइज की रिसोर्सिस वेस्ट नहीं होंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, मिस यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा हाई प्रोडक्शन का बेनिफिट्स होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसके ज़्यादा होगा और उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, और कास्ट भी कम लगेगी प्रोडक्शन पर। इसके अलावा जो हमें फूड रिक्वायर्ड है, फूड की डिमांड भी पूरी होगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या इंक्लूडेड है कि हम फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस लाइव स्टॉक जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे फूड हो चाहे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हो, उनको कर रहे हैं, और उसमें मिनिमल नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे इन्वायरमेंट पर। जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी होंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह भी होंगी, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम इन्वायरमेंट पर पड़ेंगे, कम इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमने क्या फॉलो करना होता है, इकोसिस्टम को ध्यान में रखना होता है कि हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा सोसाइटी को कंसिडर करना है, 2 चीज़ों को जरूर रखना है, इकोसिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को ध्यान में रखना है, प्लस सोसाइटी को। और आइडियल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें एक तो वाटर को कंजर्व करना है, वेस्ट नहीं करना है, पानी की संरक्षण करनी है, उसको कंजर्वेशन करनी है, प्लस क्या करना है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि वो उनके सीधा हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल पर, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को प्रमोट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को प्रमोट करना है, और साथ ही साथ में प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, मृदा का जो अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसको कम से कम रोकना है। उसके लिए भी अलग अलग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे नो टिलेज
फार्मिंग होती है, उस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करके हम सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ की कंपोनेंट्स हैं जिनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। उसमें पहला आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स जैसे कि सॉइल, वाटर हो गया, तो जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके हमें फ्यूचर को ध्यान में रख के करना है, और उसमें खासकर रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, इसकी कंजर्वेशन करनी है, इसकी वेस्टेज को रोकना है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन में सॉइल इरोजन को भी रोकना है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन को रोकना है। फ्रेश वाटर रिसोर्स जो डिप्लीशन हो रही है, क्योंकि फ्रेश वाटर 3% अवेलेबल है, उसमें से भी 1% ही है जो कि हम यूज़ कर पाते हैं, उससे 1% से भी वो कम है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, कि एक क्रॉप लगी हुई है उसके बाद उसी एग्रीकल्चर फील्ड पर, खेत पर दूसरी क्रॉप लगाएं नेक्स्ट टाइम, और इस तरीके से क्रॉप को रोटेट करते जाएं। कवर क्रॉपिंग भी एक मेथड होता है जिसमें एक मेन क्रॉप होती है, उसके साथ साथ कुछ ग्रास वगैरह कुछ लगा दिया ताकि ये कुछ देर में वो वहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बना सके, फर्टाइल कर सके, उसके लिए कवर क्रॉपिंग की जाती है। प्रिसीजन इरिगेशन में क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी पानी की, साथ में राइट टाइम पर पानी देना ही उसको बोलते हैं प्रिसीजन इरिगेशन, वो करनी है। ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स की कंजर्वेशन कर सकते हैं और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रिसोर्स कंजर्वेशन में आता है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। सॉइल को मैनेज करना है, उसकी हेल्थ को मैनेज करना है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसकी फर्टिलिटी ठीक रहे, उसके लिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की जाती है। उसमें अलग अलग हैं, एक क्रॉप रोटेशन हो गई, क्रॉप कवर क्रॉपिंग होगी, रिड्यूस्ड टिलेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे आते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में। तो क्रॉप रोटेशन में हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पहले एक खेत में ये क्रॉप लगी हुई है, उसके बाद दूसरी ये लगी हुई है। क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर लेट करो मेज़ लगाई हुई है पहले, और मेज़ क्या करती है, उसको जिंक जब किसी तरह का मिनरल, कोई मैग्नीज या कुछ ज़्यादा चाहिए, तो अगर कंटिन्यूसली हम इसी मेज़ को लगाते रहेंगे उस खेत में, तो इस जिंक वगैरह की, अगर जिंक ज़्यादा चाहिए जैसे, तो उसकी कमी हो जाएगी उस सॉइल में। तो उसको अगर रोटेट करेंगे, दूसरी क्रॉप को लगाएंगे रोटेट करके, तो क्या होगा कि वो लेट करो कि वो जिंक नहीं ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी, कोई और मिनरल ऑब्जर्व करेगी, मिनरल वगैरह, मैग्नीज वगैरह या कुछ। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन की वजह से एक पर्टिकुलर मिनरल की कमी नहीं होती, उसकी क्या है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है क्रॉप रोटेशन से, और सॉइल भी हेल्दी रहती है। दूसरा है कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जिसमें क्या करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, प्लांट एक स्पेसिफिक क्रॉप को लगाते हैं जिसको बोलते हैं कवर क्रॉप, और ये क्या करते हैं, उस समय लगाते हैं जब मेन क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर रहे, मेन क्रॉप को नहीं जब ग्रो कर रहे, उसमें कुछ टाइम के लिए कवर क्रॉपिंग को ग्रो किया जाता है। ये खासकर फूड के लिए नहीं लगाई जाती, जैसे मेज़ हो गया, राइस हो गया, वीट, वो फूड प्रोवाइड नहीं करेगी, किसी तरह का ग्रास होगा जैसे ऐसा, जो कि क्या करेगा, कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, और उसकी वजह से सॉइल को बायो फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे मिनरल मिल जाते हैं इस तरह की क्रॉप से सॉइल को, और सॉइल फर्टाइल रहती है और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ते, सॉइल हेल्दी रहती है। तो कवर क्रॉपिंग का ये काम होता है। रिड्यूस टिलेज से क्या होता है, टिलेज होता क्या है, जब हम सॉइल की प्लोइंग करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं बीज बोने से पहले सॉइल को, उस मेथड को बोलते हैं टिलेज करना। तो उसमें जब ट्रैक्टर के थ्रू, बाकी मशीन के थ्रू जब प्लोइंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत सारा क्रॉप सॉइल की इरोजन होने का चांस रहता है। लेकिन अगर टिलेज को हम कम कर देंगे, टिलेज को कम करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी हद तक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, सॉइल की इरोजन को हम रोक सकते हैं। तो इसमें टिलेज में क्या होता है, कई बार तो सिर्फ इस तरह का खेत होता है, तो उसमें इस तरीके का थोड़ा छोटा लाइन के थ्रू जो है
प्लॉइंग की जाती है और यहाँ पर सीड ऐसे रो में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरे खेत को प्लॉइंग नहीं किया जाता, ये होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू भी हम सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह को यूज़ करने के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जब वर्मी कंपोस्ट जैसे हो गया, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि सॉइल पर है नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता इस तरह के जब खाद को हम यूज़ करते हैं। तो इसके नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये भी एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स जो होते हैं खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए, उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अगर हम लगाएंगे तो फ़ायदेमंद होती है, प्लस वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स को भी, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी अलग अलग वैरायटी के हम अगर रखेंगे तो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे भेड़ों को रखा हुआ तो उनका अपना काम होगा, गाय को रखा तो उसके लिए अपना काम होगा, भैंस को रखेगा तो वो अलग अलग तरह के उनके फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है तो उसमें प्रमोशन ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स का, खासकर जैसे पोलिनेटर, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं पोलिनेटर्स, अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ जो सॉइल में रहते हैं, प्लांट्स पर कुछ तरह के इंसेक्ट्स रहते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं, उसमें पोलिनेटर्स भी होते हैं जो पोलिनेशन में मदद करते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। वो नेचुरल होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है नेचुरल। इसके अलावा नेचुरल प्रेडेटर जो पेस्ट को खाते हैं, पेस्ट ऐसे होते हैं कीड़े मकोड़े जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इनको मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल ये प्रेडेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली उस पर पेस्ट को ख़त्म करते हैं और इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता। तो इनकी को क्या प्रोटेक्शन करना भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये एक हिस्सा है। वाटर कंजर्वेशन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि हमने सिंचाई तो करनी है लेकिन प्रॉपर वे में करनी है, जिसमें कि पानी की वेस्टेज भी ना हो, वाटर लॉगिंग भी ज़्यादा ना हो, प्रॉपर इरिगेशन हो पाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी तरह जब बारिश होगी उसका पानी को कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करना है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, साथ में ग्राउंड को रिचार्ज भी कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। तो वो वाले मेथड से भी वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं हम। मेंटेनिंग नेचुरल वाटर वेज, ये नेचुरल वाटर वेज है उनको मेंटेन करके रखना है, ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है। वाटर शेड मैनेजमेंट भी करके भी हम ग्राउंड वाटर का लेवल बना के रख सकते हैं और वहाँ पर फिर एग्रीकल्चर और प्लांट्स को पानी प्रॉपर मिल पाता है ऐसे वाटर शेड में। इसके अलावा सस्टेनेबल वाटर यूज़ करना है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाटर स्कर्सिटी, क्योंकि वाटर ऐसे तो 100% वाटर है वो, उसमें अगर 100% वाटर की बात करें उसमें 97% वाटर तो सैलीन है, सॉल्टी वाटर है, नमक वाला। 3% वाटर ही है जो कि क्या है, फ्रेश वाटर है। उसमें से भी 3% में 2% तो फ्रोज़न है, बर्फ़ की फॉर्म में। सिर्फ 1% है जो उससे भी कम है जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसको हमने यूज़ करना है। और ख़ासकर वाटर जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है, तो उसको तभी हम बचा सकते हैं उसकी, अगर प्रॉपर हम उसको यूज़ करेंगे तो। एनर्जी एफिशिएंसी भी एक हिस्सा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो एफिशिएंट एनर्जी यूज़ करनी है, इसमें क्या कर सकते हैं, रिड्यूस एनर्जी एंड रिसाइलेंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो डिपेंडेंट है हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह और बाकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको, उनसे हमें शिफ्ट होना है टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो प्रमोशन करनी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसमें जैसे कि सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, खेती बाड़ी करते हैं टाइम। ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं जिसमें कि ये सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम है। इसके अलावा विंड टर्बाइंस, विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेशन ऑफ बायो एनर्जी, जैसे जेट्रोफा प्लांट है उसके थ्रू बायोडीजल वगैरह बनता है, उस तरह के प्लांट्स लगा कर भी हम बायो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट को जो निकलता है उसको जला कर भी एनर्जी हम प्रोड्यूस
कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस को हमने बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या करना है, सच एज ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज, मशीनरी यूज़, जो मशीन्स यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना है, उनका मिस यूज़ या उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेट करो कि जो शुगर कैन है कहीं दूर अगर उसकी मिल्स लगी हुई हैं शुगर बनाने की या जैगरी गुड़ बनाने की, तो वो अगर खेतों के पास ही होगी, एग्रीकल्चर लैंड के पास ज़्यादा होंगी मिल्स, तो ज़्यादा रूट नहीं होगा, दूर ही नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन की, तो आराम से वहाँ पर हम वहाँ प्रोसेसिंग कर सकते हैं शुगर कैन के थ्रू शुगर की। इस तरीके से हम बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जो फ्यूल लग सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसको भी रोक सकते हैं। रिड्यूस्ड केमिकल यूज़ में हो गया जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं उसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, क्योंकि वो सीधा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है, सराउंडिंग पर इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, बाकी एनिमल्स प्लांट्स पर भी की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसकी बजाय हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे हमने पेस्ट प्रेडेटर्स देखे उनको यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी, आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही है, सच एज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें हम GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के थ्रू, रिमोट सेंसिंग एंड GIS के थ्रू एग्रीकल्चर को उनकी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके सस्टेनेबल, क्योंकि जीन्स को मैनिपुलेट करके चेंज करके भी हम हाई यील्डिंग वैरायटी के बनाकर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल मैकेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इसमें हम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और इन्वायरमेंट पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको कम कर सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि फार्मर ऐसे होते हैं, किसान हैं जिनको इस खेतीबाड़ी के साथ डील करना है, तो उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए और उनकी जो मशीनरीज यूज़ करनी है, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, कितने अमाउंट में करने हैं, किस तरीके से वो प्रोड्यूस करने हैं, और सारी उनकी नॉलेज जो है फार्मर्स को होनी चाहिए। इसके लिए उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स दी जा रही है बहुत जगह पर, ये भी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट सीधा क्रॉप्स पर पड़ रहा है। कहीं वाटर की कमी हो रही है, कहीं फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं ड्राट हो रहे हैं, तो उसको भी हमने, कहीं सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर ड्राट की जगह पर ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं जिसको कम पानी चाहिए, और ऐसी वाटर लॉगिंग वाली जगह पर ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट हो और ज़्यादा पानी में भी हो सके। इस तरह की कुछ के थ्रू भी हम क्लाइमेट चेंज को, और ख़ासकर जो टेम्परेचर ज़्यादा झेल सके ऐसी जगह पर ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू अगर क्रॉप्स लगा रहे हैं तो ऐसी क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकती हैं। अब जानते हैं कुछ मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। उसमें एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बड़ा कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है, क्योंकि पहले केमिकल फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता था। आज हम बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ते और फार्मिंग भी अच्छे तरीके से होती है, प्रोडक्शन भी ठीक होती है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसी का हिस्सा है, ऐसी प्रैक्टिस जिसकी वजह जो कि आज इंडिया में पॉपुलर है। इसमें इन्वॉल्व होता है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना है, करते रहना है, एक क्रॉप लगाई फिर उसी खेत में दूसरी क्रॉप लगानी है। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ करना है, जैसे कोडंग वगैरह यूज़ करना है, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। कंपोस्ट बनाकर प्रॉपर जो कोडंग वगैरह
बाकी जो वेस्ट होता है फार्म में निकलता है उसकी कंपोस्टिंग की जाती है, बायो डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो फिर वो एक कंपोस्ट बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग। और अगर अर्थवर्म करते हैं तो वो वर्मी कंपोस्टिंग होता है, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा होता है। बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं बाई फार्मर्स, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा होता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको प्रमोट करने में हेल्प कर रही है आज। इसमें है एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP, जो कि इनकरेज करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ताकि स्टैंडर्ड वगैरह को मेंटेन किया जाए। इसके अलावा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी मेथड है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इसमें क्या करते हैं कि जैसे टीलेज, नो टीलेज जो भी हम प्लाइंग करते हैं उसमें साइल का इरोजन कम से कम हो तो नो टीलेज फार्मिंग, टिल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन भी इसका एक हिस्सा होता है। इसके अलावा सॉइल इरोजन को रोकना है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है। और वाटर की प्रिजर्वेशन भी करनी है। इसके अलावा दीज प्रैक्टिस एड इन मॉइस्चर रिटेंशन। इसमें क्या है कि सॉइल में ज़्यादा से देर तक मॉइस्चर बना रहे, सॉइल ड्राई ना हो, वो भी स्टेप्स लेने हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बना रहे, उसके लिए स्टेप्स लेने हैं। इसके अलावा लेसन द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल इनपुट्स, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करने, इंस्टेड बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं। वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो एक मेथड है। तीसरा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, एग्रो हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं। तो इस एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या होता है कि ट्रीज़ लगाने हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पे जहाँ खेती बाड़ी की जाती है क्रॉप्स के साथ साथ उसी में जो खेत वगैरह होते हैं उनके मार्जिन वगैरह पर। तो इसमें क्या है, कंबाइन विद द ट्रीज और वुडी पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है क्रॉप्स के साथ, और के साथ साथ ही जो कैटल वगैरह वो भी ग्रेज किए जाते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री में। तो एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस सच एज, इसमें एक एले क्रॉपिंग भी एग्रोफॉरेस्ट्री का ही हिस्सा है, जिसमें रोज़ में लगाई जाती है, क्रॉप्स भी लगाई जाती है, और रोज़ में जैसे ट्रीज़ के रो हो गए और उनके बीच में इन बिटवीन क्रॉप्स लगाई जाती हैं। इसके अलावा विंड ब्रेक्स होता है और सिल्वो पेस्ट्रल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स की भी मेंटेनेंस रहती है, और फार्मर की इनकम भी इससे ठीक होती है। और ये हम पिक्चर में देखेंगे, इसमें देख पा रहे हैं कि ये एग्रोफॉरेस्ट्री है, जिसमें कि एग्रीकल्चर लैंड में ट्रीज़ भी, फॉरेस्ट पेरिनियल ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। तो ऐसी एग्रोफॉरेस्ट्री वो होती है जिसमें ट्रीज़ भी होते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, प्लस क्रॉप्स होती हैं। और ये उस तरह के ट्री भी हो सकते हैं जो खाद प्रोवाइड करते हैं, जिनके लीव्स जहाँ फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं वो वाले। इसके अलावा एले क्रॉपिंग इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री का हिस्सा होता है। इसमें कल्टीवेशन ऑफ फूड और फॉरेज और स्पेशली क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज़। तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे, जैसे ये देख पा रहे हैं, ये बीच में क्रॉप ट्रीज़ की रो में के बीच में जो है हम ये ट्रीज़ वगैरह देख रहे हैं रोज़, उसके बीच में हमने ये क्रॉप लगाई हुई है, तो इसको बोला जाता है एले क्रॉपिंग। इसके अलावा एक विंड ब्रेक देख रहे हैं हम ये, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये हम देख रहे हैं मार्जिन पर एक खेत है, उसके मार्जिन पर ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। ये इसलिए है कि अगर किसी तरह की भी विंड आती है तो वो इन ट्रीज़ के साथ मार्जिन पे टकराएगी और अंदर लगी हुई जो क्रॉप होगी उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा सिल्वो पेस्ट्रल सिस्टम में क्या करते हैं, हम ट्रीज़ भी लगाते हैं, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर फॉरेज, फॉडर वगैरह भी, ग्रासेस वगैरह भी होता है, ग्रास लैंड भी, और एनिमल्स भी होते हैं। सब सिस्टम होता है, पेस्चर सिस्टम, लाइफ स्टॉक भी वहाँ पर होते हैं, एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं वो वाले भी, प्लस ग्रेजिंग के लिए पास्चर भी, और साथ ही साथ में ट्रीज़ भी होते हैं, उसको बोलते हैं सिल्वो पेस्ट्रल सिस्टम। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम में आता है प्रिसाइज फार्मिंग टूल आते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग, GIS मैपिंग, GPS बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल पोजीशनिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ताकि
ऑप्टिमाइज्ड यूज़ कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, क्रॉप की मैनेजमेंट कर सकें और एनवायरनमेंट को मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, इसके लिए प्रिसीजन फार्मिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड यूज़ किए जा रहे हैं ये वाले मेथड। तो प्रिसीजन इसमें सीडर्स, ड्रिप इरिगेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, सेंसर बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं प्रिसीजन फार्मिंग टूल के, ये हिस्सा होते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ नहीं करते, उसके इंस्टेड उसकी जगह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेस्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उनको यूज़ करेंगे, केमिकल्स को यूज़ नहीं करते पेस्ट को मारने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होता है ये जो कि किया जाता है खासकर। और रेजिस्टेंट क्रॉप टाइप्स, इसमें फेरोमोन ट्रैप्स, पेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा था कम्युनिटी सीड बैंक्स एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी सीड बैंक भी एक मेथड होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। तो इसमें क्या होता है कि ये इनकरेज करते हैं लोकल सीड की वैरायटी को, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ को बचाने में भी मदद करते हैं ये कम्युनिटी सीड बैंक्स, जहाँ पर क्या होता है कि बड़ा बैंक होता है, एक स्टोर होता है जहाँ पर सीड्स को प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज वगैरह में उसको कंजर्व किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और फार्मर को असिस्ट किया जाता है कि वो इस तरह के सीड यूज़ करें जो हाई यील्डिंग वैरायटी के होते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ज़्यादा जिसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए कम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा सीड कंजर्वेशन एफर्ट्स जो गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज NBPG, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो सीड कंजर्वेशन में मदद करती है। एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एक है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारी अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसकी वजह से हमारी सराउंडिंग को प्रोटेक्शन मिलेगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या करती है, ये इसका जोर होता है, एम्फेसिस होता है टेक्निक टू प्रोसीजर दैट रेज सॉइल प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सॉइल की, और नेगेटिव इफेक्ट जो इन्वायरमेंट पर पड़ेंगे वो कम होंगे, स्पेशली एयर पर हो, चाहे वाटर पर हो, चाहे वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स पर हो, या क्लाइमेट का हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम करेंगे तो। दूसरा है सेविंग एनर्जी को सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं पेट्रोलियम बेस्ड जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, खासकर कोल पेट्रोलियम, उनको यूज़ नहीं करना। उसके बजाय हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह, तो वो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा होते हैं और उसकी वजह से एनर्जी सेव होगी और रिसोर्सेज भी बचेंगे, उनकी कंजर्वेशन होगी। फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिक डाइटरी जो प्रेजेंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो हम उसके लिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू। अगर हम जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की हेल्थ भी बची रहेगी, सॉइल भी ठीक रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे, प्लस फूड भी अच्छा ग्रो होगा जिसकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे, कोई हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पर्सनस की लाइफ भी बढ़ेगी और नेगेटिव इफेक्ट भी हेल्थ पर नहीं पड़ेंगे। तो फूड सिक्योरिटी होगी, साथ साथ में प्रोडक्शन भी हो रही है और नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी वजह से अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करते हैं हम तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी, इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि जो लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रॉपर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिले, लिविंग वेजेस भी मिले, साथ ही साथ में रिस्पेक्टेबल लिविंग और वर्किंग कंडीशन मिले, वो हम थ्रू कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर सस्टेनेबली करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं तो थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी लिविंग वेजेस भी मिल सकते हैं, उनकी इकॉनमी भी ठीक हो सकती है, साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदर बेनिफिट्स हैं जैसे कि एडिशनली एग्रीकल्चर तो करते हैं, इसके साथ साथ कुछ इस तरह से भी जुड़े हुए हैं जैसे सोशल कल्चर वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन को भी हम बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया में,
जैसे कि राइजिंग पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेड इकोसिस्टम। पॉपुलेशन तेज़ी से जैसे बढ़ रही है, इंडिया आज पॉपुलेशन में वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री है, चाइना को भी क्रॉस कर दिया 2023 में। तो आज लैंड भी इंडिया के पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करना, क्योंकि जैसे ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र से जो जितना प्रोडक्शन होता है उससे कम होगा प्रोडक्शन, तो उसको कोप कैसे करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइज़र खासकर हम यूज़ करते हैं फिलहाल, तो उनको कैसे रोकें, पॉपुलेशन बढ़ रही बढ़ने की वजह से किस तरीके से हम उसकी बैलेंस बनाएंगे, वो बड़ा एक चैलेंज है। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल, हमारे पास ज़्यादातर ऐसे फार्मर हैं जो मार्जिनल फार्म होते हैं, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स कह सकते हैं, या मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास ना ज़्यादा लैंड है और ना ज़्यादा पैसा है, तो वो किस तरीके से स्विच करेंगे टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आज टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन कुछ लोग जैसे गरीब हैं, उनके पास टेलीविज़न नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो किस तरीके से स्विच करेंगे टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उनको जानकारी कैसे प्राप्त होगी, वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, इंडिया में बड़ा एक चैलेंज है। इसके अलावा लैक ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव, फार्मर्स को इकोनॉमिक इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है फॉर द एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, वो भी एक बड़ा पब्लिक पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है इंडिया में, जो कि बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्कीम्स हैं जो इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने के लिए और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। तो इसमें एक आती है पहले NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, लॉन्च किया था इन ईयर 2010 में। इसका मेन मोटिव क्या है कि टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, इसके अलावा इंक्रीज करना है रिसाइलेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को रीस्टोर करना है टू क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे किस तरीके से कोप करना है, किस तरीके से फेस करना है इंडियन एग्रीकल्चर को। इसका मेन फोकस है इन्हेंसिंग सॉइल हेल्थ को इन्हेंस करना है, वाटर की कंजर्वेशन भी करनी है और रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। NMS जो प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एग्रो फॉरेस्ट्री को, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम को ये प्रमोट करता है। प्रिसाइज फार्मिंग में होता है क्या है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वाटर को, पेस्टिसाइड को, फर्टिलाइजर को यूज़ कर पाएँ, वो होती है प्रिसाइजन फार्मिंग होती है, प्रिसीजन फार्मिंग, वो उसको ये प्रमोट करता है NMSA। दूसरा आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। ये स्कीम शुरू हुई थी 2007 में, 2007 में। ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और RKSY फंड्स करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंडिंग ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना करती है। साथ ही साथ में फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी पर कि हमें एग्रीकल्चर तो करना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ये इसके अलावा ये फंड्स प्रोवाइड करती है किसके लिए, ताकि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, वाटर की कंजर्वेशन की जाए, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आती है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की गई है 2015 में। ये एक तरह की एक्सटेंडेड कंपोनेंट है ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। इसको स्पेशली सॉइल की हेल्थ को मैनेजमेंट करने के लिए ये लॉन्च की गई है। ये स्कीम अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंटर के द्वारा ये शुरू की गई स्कीम है। और इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, सर्टिफिकेशन आर प्रमोटेड बाय द परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। इसके अलावा इट प्रमोट द फार्मर टू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये प्रमोट करती है फार्मर्स को कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज़ करें और क्रॉप की रोटेशन को करें। स्पेशली ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल हेल्प भी
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग और मार्केट लिंकेज के लिए भी ये फंडिंग को प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये वाटर को प्रोवाइड करने के लिए और कंजर्वेशन के लिए स्पेशली ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम PMKSY कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये लॉन्च की गई थी इन ईयर 2015-16 में। किसके लिए? ताकि एनहेंस करें फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपेंड द कल्टिवेटेड एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इरिगेशन के अंडर आए, उसके लिए ये किया गया है। साथ ही साथ में इरिगेशन प्रॉपर की जाए, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये इन्हेंस करने के लिए की गई है। और वाटर प्रोवाइड हो एग्रीकल्चर में, उसके लिए ये लॉन्च की गई है। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी के लिए इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी ये करती है। इसमें इन्वॉल्व है कि वाटर को सस्टेनेबली यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करनी है और साथ ही साथ में उसकी कंजर्वेशन करनी है। इस स्कीम में ये आता है। PMKSY फोकस इसका होता है कि एग्रीकल्चर वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्लस प्रोवाइड फंडिंग दी जाए। इरिगेशन जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे फिर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट सिस्टम प्रोजेक्ट्स हो, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो, चाहे फिर वो वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू हो, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हो। इसके अलावा वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। The initiative attempts to increase agriculture productivity while the conservation of water resources। इसका जो मेन फोकस है कि क्या करना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, लेकिन वाटर की कंजर्वेशन करनी है, उसको वेस्टेज नहीं करना है, प्रमोट करना है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट आता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है 2014-15 में। ये एक मैसिव प्रोग्राम है सॉइल सैम्पलिंग का, टेस्टिंग का और जनरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स के जनरेशन के लिए ये स्कीम बनी है। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या होता है कि इन्फॉर्म करना होता है फार्मर्स को अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल। फार्मर्स को इसके थ्रू, स्कीम के थ्रू पता चलता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने हैं सॉइल के, किस तरह का है, क्योंकि सॉइल में स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं और इनकी क्या लेवल कितना है, खासकर बाकी मिनरल्स क्या क्या हैं, उनके बारे में इस स्कीम के थ्रू पता चलता है। फार्मर्स आर गिवन पर्सनलाइज्ड सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए फार्मर्स को और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस दी जाती है, फार्मर की जाती है। इसमें बूस्ट किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को। इस स्कीम में सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए जाते हैं और ये प्रोग्राम इनकरेज करता है बैलेंस करने में न्यूट्रिएंट्स लेवल को और फर्टिलाइज़र वगैरह की जो बैलेंस है उन न्यूट्रिएंट लेवल का सॉइल में, उसकी बैलेंस के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मिनरल्स की यूनिफॉर्मिटी जो है यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। नेक्स्ट आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर होता है जो फ्रूट प्लांट लगाते हैं हम, फलदार प्लांट्स, वो डिपार्टमेंट होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का मिशन ये है कि ये शुरू हुआ था 2005-6 में। ये इसका एम है कि होलिस्टिकल डेवलपमेंट कर रही है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट कर रही है। इसका मेन मोटिव है इस मिशन का। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट तो करना है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को फ्यूचर में ध्यान रखकर इसको करना है, ग्रोथ करनी है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। ये फंड्स करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं कल्टीवेशन को, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जब फल वगैरह हो जाते हैं उनको काट देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं किसी तरह का भी फ्रूट वगैरह, तो उसके बाद उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट को क्यों भी ध्यान में रखना है फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह, उनके लिए उनको रखना कहाँ, उनकी स्टोरेज क्या करनी है, वो सब इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का वो हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2007 में। ये बेस्ड होती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर सब कमेटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी ने इसको कमेटी को ये रिकमेंडेशन दी थी, तब ये जाकर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बना था। 2007 में ये लॉन्च किया गया है। इसके की जो कंपोनेंट हैं ट्रस्ट हैं वो क्या है कि सस्टेनेबल इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ टारगेट क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को बढ़ावा देना है हमने उसको सस्टेनेबली प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करनी है उसकी, इसका मेन फोकस है नेशनल फूड सिक्योरिटी का। दूसरे नंबर पर पेंशन एंड करनी है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और फूड की प्रोडक्शन के लिए लैंड वगैरह को और एक्सपेंड करना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अंडर फूड ग्रोइंग लैंड के अंडर आए, क्रॉप ग्रोइंग लैंड के अंडर आए। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ावा देना, बढ़ाना है, रिस्टोर करना है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल फार्म लेवल पर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। राइज इन फार्म लेवल नेट इनकम, इसके अलावा नेट इनकम को भी बढ़ावा देना है। जितनी भी फसल लगाते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो वो भी उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा गोल फोकस ऑन सर्टेन क्रॉप्स एंड रीजन टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में खासकर जो फूड देने वाली क्रॉप्स हैं उन पर ज़्यादा जोर देना है, उस पर फोकस करना है और प्रॉपर कुछ सर्टेन क्रॉप हैं उसको करना है, उनको बूस्ट करना है ताकि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट आता है ज़ीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर, ZBNF। ज़ीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर में ये है कि लो कॉस्ट एग्रीकल्चर, कम से कम पैसा लगे और खेती बाड़ी करें, उसको बढ़ावा देना ज़ीरो, ये उसका हिस्सा है एक। दूसरे नंबर पर कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना, ज़ीरो बजट नेचुरल की ये मेन स्ट्रेटजी है। और ये कुछ स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट हैं जिन्होंने ये शुरू की हुई है, जिसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है ये ZBNF ज़ीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ये फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी देते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।